वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का आपके अपने चहेते चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। अभिनंदन करता हूं जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस लगातार प्रतिदिन चल रही है। कंटिन्यू आपकी सेवा में आप लोगों स्टूडेंट के लिए ये क्लास लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में हम लोग किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर सारे यूरोपीय कंपनियों में सुप्रीम कंपनी बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी और एक एक कर उन्होंने कैसे भारत में जो उस दौर में राज्य थे उनके साथ संबंध स्थापित किया और एक एक राज्य को जीतना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अभी कि बंगाल में उनका किस प्रकार सामना हुआ और बंगाल को उन्होंने किस प्रकार जीता। और स्टेप बाय स्टेप इसी कड़ी में पिछले क्लास प्रीवियस जो क्लास हुआ है उसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध और बक्सर युद्ध के माध्यम से बंगाल में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया और बक्सर के युद्ध के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि सैन्य दृष्टि से जितनी मजबूती है उनके पास उतनी अब उनके टक्कर में भारत में कोई नहीं है। उन्होंने भारत के सबसे प्रमुख जो कि मुगल सत्ता पर काबिज थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों के त्रिगुट को एक ही युद्ध में तीनों त्रिगुट को बड़े ही आसानी से हरा दिया और एक तरह से कह सकते हैं भारतीय शक्तियों को अपने कदमों पे झुका दिया और वो उनके आगे आत्मसमर्पण करने पर विवश हुई और नतमस्तक हो गई। और आगे का जो खेल था दोस्तों उसी खेल की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक छोटा सा क्लास होगा लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से और इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण से आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप पूरे क्लास को बड़े ही ध्यान से सुने ताकि आपको कभी भी लाइफ में इस सेक्शन से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। छोटा क्लास इम्पोर्टेंट क्लास आज ये क्लास है दोस्तों। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पे इलाहाबाद की संधि 1765। आज जी हाँ, आज हम लोग इसी संधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलाहाबाद की संधि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। इससे अच्छे से आप समझेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आगे समझने में आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगा। और छोटा ही है ये सिलेबस ये चैप्टर लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं उसका भी आज डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा टॉपिक है इलाहाबाद की संधि। दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने त्रिगुट को हरा दिया। त्रिगुट में मुगल बादशाह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम वो भाग गए और उनकी बाद में दिल्ली में ही मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मीर जाफर की भी मृत्यु हो चुकी थी जिसे कि अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था मीर कासिम के बाद। मीर जाफर के बाद अब अंग्रेजों को एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनके हाथों की कठपुतली हो और उसे खेले उसके साथ जब जो खेलना हो उसे फुटबॉल की तरह यूज करना चाहते थे। वो लोग फुटबॉल की तरह यूज करना चाहते थे कि जब जिधर फेंकना हो फेंक दो। तो उसी तरह का नवाब चाहिए था और बहुत ही जल्द उन्होंने अल्पायु बच्चे एक तरह से अल्पायु के मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। कम उम्र का लड़का था ये, मीर जाफर का पुत्र था और एक तरह से अयोग्य और अक्षम था। और यही तो अंग्रेजों को चाहिए। जैसे आज हम लोग कहीं शासक चुनते हैं चाहते हैं कि वो सक्षम हो योग्य हो, लेकिन अंग्रेज ऐसा शासक चाहते थे जो अक्षम हो जिसमें शासन करने का ज्ञान नहीं हो और वो नालायक हो। वैसा ही वो चाह रहे थे और बिल्कुल वो सारी योग्यता
नजमुद्दौला में थी। नजमुद्दौला उन योग्यताओं में उनमें कोई कमी नहीं थी। वह एक तो अल्प आयु का था, ना समझ था, नालायक था और बिल्कुल ही शासक बनने के योग्य नहीं था। इसको एक कलकत्ता के जज ने भी इसके बारे में कहा था, भूसे से भरा बेताल, इसके बारे में कहा था नजमुद्दौला के बारे में। तो नजमुद्दौला कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया, कंपनी के नियंत्रण में नियुक्त किया गया पहला बंगाल का नवाब था दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। कंपनी के सानिध्य में, कंपनी का जब प्रभुत्व कायम हो गया बंगाल पे, तो उसके माध्यम से नियुक्त होने वाला पहला नवाब नजमुद्दौला ही था। चलिए पहले पॉइंट से हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है रोजर डेक। जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय पूछा जाएगा आपको, बंगाल में अंग्रेजी जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके सबसे जो प्रमुख थे वो कौन थे? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक थे प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख। मतलब जो गवर्नर का पद क्रिएट किया गया, तो उस समय समझिए गवर्नर भी वही थे। बेसिकली उस समय पद उसका गवर्नर का नहीं कहा जाता था, लेकिन गवर्नर के समतुल्य पद था रोजर ड्रेक का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा पद को जो सुशोभित करते थे वो रोजर ड्रेक थे। इसे याद रखना मेरे भाइयों और बहनों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लासी के युद्ध में जिस प्रकार क्लाइव ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और अपना टैलेंट को सामने रखा, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे लंदन में, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और क्लाइव को अगला गवर्नर बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब से? 1757 से 1760 तक वो गवर्नर रहे, और लेकिन 1760 में उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों को लगने लगा कि हम लोग बंगाल को जीत चुके हैं, बंगाल पे हमारा जो चाहे मर्जी उस तरीके से हम शासन कर सकते हैं, लेकिन आखिर अगर अब ये समय है कि हम डायरेक्ट रूल करें या इनडायरेक्ट रूल करें। तो काफ़ी विचारों विमर्श के बाद क्लाइव को फिर से भेजा गया इंडिया और वो आए बंगाल। तो उन्हें यहाँ की परिस्थिति, बंगाल की वस्तु स्थिति से काफ़ी समझ थी क्लाइव को, इसलिए क्लाइव को भेजा गया। आखिर हमने जो बंगाल को जीता है प्लासी का युद्ध के माध्यम से, बक्सर के युद्ध के माध्यम से, तो वहाँ किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाए, किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए, क्या डायरेक्ट शासन किया जाए या इनडायरेक्ट कोई सिस्टम बनाया जाए। तो क्लाइव बड़े ही चतुर थे, उन्होंने डायरेक्ट शासन करना उस समय उचित नहीं समझा। हो सकता है कि अगर किसी भारतीय शासक को हटाकर अंग्रेज को शासक बना दिया जाता, बंगाल का नवाब बना दिया जाता या मुगल सत्ता के पद पर बिठा दिया जाता, हो सकता है जनता में विद्रोह भड़क सकती थी। पहली बात विद्रोह का डर था, दूसरा उसके पास इतना मैन पावर उस समय था नहीं, इसके लिए बहुत सारे अधिकारी चाहिए थे, सारे अधिकारी भी अंग्रेज होने चाहिए थे, तो उतना मैन पावर भी उस वक्त नहीं था। तो परिस्थिति को क्लाइव ने बड़े ही चतुराई से निपटने का काम किया दोस्तों, और आगे की जो समस्याएं थी उससे निपटने के लिए उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। आगे किस प्रकार भारत पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसके लिए इलाहाबाद की संधि की। और यह संधि दो प्रकार की संधियां थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई। ये दो संधियां उन्होंने की। तो हम लोग दोनों संधियों के बारे में बड़े ही कंपैरिजन तरीके से स्टडी करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहो कि क्यों किस संधि में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन थे। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि का डिस्कशन करते हैं। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो क्लाइव को तो भेजा ही गया था ये संधि करने के लिए। तो क्लाइव एक तरफ थे और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, जो उस दौर में मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह थे। तो पहली संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किनके किनके बीच हुई? क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच। तो मुगल बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय, जिसे हाल ही में अंग्रेजों ने पराजित किया था। दोस्तों, जब आप पराजित होकर किसी के पास संधि करते जाते हैं तो आपका मनोबल नीचा रहता है
और जो भी वहाँ पे आपका ट्रीटी में, संधि में टर्म एंड कंडीशन होंगे, बिल्कुल जो जीता हुआ पक्ष है उसके अनुकूल होगा। और बिल्कुल यहाँ अंग्रेज जीते हुए पक्ष के थे और शाह आलम द्वितीय हारे हुए पक्ष के थे। इसीलिए जो भी संधियाँ हुई वो बिल्कुल क्लाइव के मन मुताबिक हुई, क्लाइव के इच्छा के अनुसार हुआ और इसे मुगल बादशाह को स्वीकार करना पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो ये संधि किसके बीच हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम संधि किनके बीच हुई, तो क्लाइव शाह आलम द्वितीय कब हुई, 12 अगस्त 1765। दूसरा, इस संधि में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दीवानी प्राप्त हो गई कंपनी को। दीवानी मतलब राजस्व। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व है वसूलने का अधिकार किसको मिल गया, कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन वो लोग बहुत ही चतुर थे, जहां से करोड़ों रुपए उसे प्राप्त हो सकते थे, करोड़ों रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिलने वाला था, उन्होंने, वो तो नियंत्रण में उसका आ ही गया, तो उन्होंने चाहा कि किसी प्रकार का विद्रोह भी ना हो और एक तरह से जो मुखौटा मुगल बादशाह है उसे भी रखा जाए, ताकि पब्लिक का आक्रोश ना हो, पब्लिक विद्रोह ना कर दें। इसीलिए इस दीवानी के बदले उन्होंने 23 लाख रुपया मुगल बादशाह को दिया। क्यों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के लिए 23 लाख दिया। दूसरा टर्म ये कंडीशन था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। चलते हैं अगला शर्त क्या था इस संधि में। तो अगला शर्त था दोस्तों, कहा कि आपको हम लोग, मुगल बादशाह को कहा, इलाहाबाद और कड़ा 2 जिला आपको हम देंगे, अवध से लेकर, अवध के नियंत्रण में था ये जिला, अब उससे उससे लेकर ये मुगल बादशाह को देने का वादा किया। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, दीवानी कितने में लिया गया, तो 23 लाख में। अवध से कौन 2 जिले अलग करके मुगल बादशाह को देने का वादा किया गया, तो इलाहाबाद और कड़ा। यहाँ वादा किया गया, देख रहे हैं, क्योंकि ये संधि पहले हुई है और ये संधि बाद में होगी। तो अभी इन्होंने क्या किया कि हम लोग जल्द ही एक मीटिंग करने वाले हैं अवध के नवाब के साथ, और इस मीटिंग के बाद हम लोग इलाहाबाद और कड़ा के जिले उनसे लेकर आपको दे देंगे, भविष्य में वादा किया। और आगे देखेंगे अगली संधि में उन्होंने इस वादा को निभाया। मुगल बादशाह को अपने संरक्षण में इलाहाबाद में रखा। उन्हें लगा कि अगर मुगल बादशाह को दिल्ली में छोड़ दें, हो सकता है ये हमारे खिलाफ साजिश करे और फिर काउंटर अटैक कर सकता है, तो इसीलिए उन्हें अपने ही संरक्षण में रखा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमने 23 लाख दिया, इसके साथ ही साथ कहा कि आप बैठे बैठे ही रहना है और सारे काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको पेंशन भी देंगे, 26 लाख पर ईयर, 26 लाख वार्षिक पेंशन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक को देने का कंडीशन रखा। इसके साथ ही साथ जब उसे दीवानी मिल गया, इसके बाद आप उन्होंने निजामत, निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन भी 53 लाख देकर नवाब से प्राप्त कर लिया। नवाब को लॉ एंड ऑर्डर संभालने थे, इसके बदले नवाब को भी कितना मिलता, 53 लाख। तो नवाब को 53 लाख देकर क्या खरीदा, निजामत, और 23 लाख देकर क्या खरीदा, दीवानी। तो आपसे यहाँ एक बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी किससे प्राप्त किया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, मुगल बादशाह। बिल्कुल मुगल बादशाह से खरीदा था। दीवानी प्राप्त करने के लिए कितनी राशि दी गई, तो 23 लाख। अच्छा, निजामत किससे प्राप्त किया, अंग्रेजों ने, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए निजामत अंग्रेजों ने किससे प्राप्त किया, तो निजामत प्राप्त किया बंगाल के नवाब से। कितना में प्राप्त किया, तो 53 लाख में। तो इन सब चीज़ों पे कन्फ्यूजन नहीं, निजामत नवाब से, दीवानी मुगल बादशाह से। ओके, और दीवानी के लिए कितना दिया, 23 लाख, और निजामत के लिए कितना दिया, 53 लाख, और पेंशन के रूप में कितने पर ईयर देने का वादा किया गया, 26 लाख। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे मेरे भाइयों बहनों। चलिए अब दूसरी संधि की ओर आते हैं। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके, दूसरी संधि किससे होनी थी, अवध के नवाब से। तो दूसरी संधि, इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। तो आप लोग ये भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई
अवध के साथ संधि हो रही है, मुगल बादशाह के साथ हो रही है, आखिर नवाब के साथ, बंगाल का नवाब के साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो एक्चुअली बंगाल के जो तीसरा पक्ष था मीर कासिम, वो भाग चुके थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, और जो अभी नवाब थे वो तो बिल्कुल उनकी मुट्ठी में थी, उन पर तो इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर ही लिया था, तो उनसे क्या संधि करना जो खुद उनके कृपा से बने थे। नजमुद्दौला जो नवाब बने थे, अंग्रेजों की कृपा से बने थे, जो खुद उनके कृपा से बने हो उसके साथ संधि करके उसका क्यों मान बढ़ाना? अंग्रेजों ने यही सोचा, उससे कोई संधि नहीं किया और सीधे मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ संधि किया, जो कि उस समय उनके दो पक्ष मौजूद थे। तो दूसरी संधि जो हुई किसके बीच हुई? क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। कब हुई? 16 अगस्त 1765 को। और ये द्वितीय संधि थी क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को, 1765 को। ओके, अगला है नवाब को अवध वापस कर दिया। इस संधि के तहत जैसा कि क्या किया, अवध जो जीत लिया गया था बक्सर के युद्ध में, उसे वापस कर दिया। तो ये क्या बहुत अच्छा काम किया? क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया? नहीं दोस्तों, ये अंग्रेजों की मजबूरी थी। अंग्रेज डायरेक्ट अवध पे आते तो अवध में विद्रोह हो सकता था, जनता आक्रोशित हो सकती थी, अंग्रेज जानते थे, और अंग्रेजों के पास इतना पावर नहीं था, इतनी शक्ति उस वक्त नहीं थी, इतनी सेना, इतना मैन पावर नहीं था कि वो इतने बड़े विद्रोह को संभाल पाते। वो जन विद्रोह को संभालने की स्थिति में उस वक्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट रूल करना चाहा और अवध को पहले तो वापस कर दिया। इसके बाद देखिए कितना कंडीशन उस पर डाल दिया, अवध को आप ले लीजिए। सुजाउद्दौला को कहा गया कि अवध आप ले लीजिए, हमने अवध आपको दे दिया, लेकिन कुछ शर्तें थी। पहला, जैसे मुगल बादशाह से यहाँ पे वादा किया था इलाहाबाद और कड़ा के जिले वापस करने का, तो वही यहाँ पे दूसरी जो बात की संधि में, उसमें कहा कि इलाहाबाद और कड़ा का जिला आपको मुगल बादशाह को देना है। तो पहली संधि में जो उन्होंने कही थी कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को दिया जाएगा, और वो अवध के साथ जब संधि की, सुजाउद्दौला के साथ जब संधि की, तो इलाहाबाद और कड़ा के जिले को छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। दूसरा शर्त था इस संधि का। इसके बाद युद्ध हार जाना में 50 लाख वसूल किया। बोला कि आपसे तो मेरा कोई युद्ध था नहीं भाई, हम लोग तो मीर कासिम के साथ थे, मीर कासिम से जो भी पंगा हम लोग का था अंग्रेजों का, आप बीच में क्यों कूद पड़े? आपके कूदने के कारण हमें युद्ध में बहुत सारे आर्थिक रूप से हानि हुई है, और इसका वसूल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आपने गलती की है, आपसे तो हमारा कोई पंगा था ही नहीं, आप बीच में आए, इसीलिए जो भी हमें युद्ध में लॉस हुआ है उसका भरपाई आपको करना होगा। और युद्ध हार जाने में 50 लाख वसूला किससे? अवध के नवाब से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। युद्ध हार जाने के रूप में इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब को कितनी राशि देनी पड़ी? तो 50 लाख दोस्तों। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अवध आपको हम दे दिए, लेकिन अवध को सुरक्षित रखना अंग्रेजों का कर्तव्य है, हम लोग आपके अवध को सुरक्षित रखेंगे, अवध को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए क्या करना है, हम लोग आपको सेना देंगे। अब मेरी सेना अवध की राजधानी में तैनात रहेगी, वो आपकी सुरक्षा करेगी, कोई आप पे अटैक करेगा तो आपको बचाएगी। ये तो हंसने वाली बात थी दोस्तों। सबसे ज़्यादा खतरा अवध को किससे था? अंग्रेजों से, और अंग्रेज ही सेना दे रहा है। तो एक तरह से ये सेना देना नहीं था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा कूटनीति था, ताकि फिर कभी अवध अपना गर्दन नहीं उठा सके हमारे खिलाफ। जैसे ही गर्दन उठाएगा, राजधानी में अंग्रेजी सेना रहेगी और अंग्रेजी सेना उसे तुरंत नस्ताबूद कर देगी, उसे कंट्रोल कर देगी। और इसके साथ ही वो सेना जो था का खर्च, खाने पीने हथियार का खर्च भी नवाब को ही करना था। इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? पहला फायदा था दोस्तों, अवध पे मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा, अगर वो सेना कंपनी के पास रहती तो कंपनी को उसको खाना खिलाने में, उनके वस्त्र में, उनके हथियार में, उनके मेंटेनेंस में बहुत सारे खर्च करने पड़ते, तो वो सारा खर्च भी बच गया। अब वो सारा खर्च कौन कर रहा है? अवध का नवाब। अवध का नवाब ही खर्च कर रहा है। नहीं कहते हैं इसको कि सांप को दूध पिलाना,
तो अवध के नवाब की स्थिति ऐसी हो गई, अब वो सांप है और उसको दूध पिला रहा है, और उसको ये डर है कि ये सांप हमको कभी भी काट सकता है, इसलिए इसको दूध पिलाते रहना है, पिलाते रहना है। तो वही हाल हो गया दोस्तों। नवाब के खर्चे पर अवध में अंग्रेजी सेना तैनात हो गई। अंग्रेजों ने बहुत अच्छी कूटनीति दिखाई और ये काफ़ी कारगर भी हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, ये सहायक संधि में भी इसी तरह किया गया था आगे। चलिए, इसके बाद द्वितीय संधि में जो अगला प्रोविजन किया गया, अवध में कर मुक्त व्यापार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार था ही, अवध में भी बिना टैक्स के व्यापार करने का परमिशन प्राप्त कर लिया। तो ये थी आज के इलाहाबाद की संधि के बारे में डिस्कशन। आज का शॉर्ट क्लास था ये, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से, अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे समझे होंगे। और चाहूँगा कि आप बिल्कुल, अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे भाइयों बहनों। और इसके साथ ही हम, मेरा जो प्रयास है दोस्तों ये, कि हम अब इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़ें, और बहुत ही किताबी भाषा में नहीं, बिल्कुल सामान्य अपने बोल चाल की भाषा में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। एकदम बोल चाल जो साधारण लैंग्वेज होता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इतिहास हमें बोझिल न लगे, इतिहास इंटरेस्टिंग लगे। एक बार शॉर्ट में मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर लेता हूँ इस चैप्टर का, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख कौन थे? तो पहला क्वेश्चन का आंसर रॉजर ड्रैक। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का गवर्नर किसे बनाया गया? क्लाइव। क्लाइव को इंग्लैंड से पुनः बुलाया गया 1765। क्लाइव आने के बाद कौन सी संधि हुई? तो इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों के सानिध्य में बनने वाला पहला मुगल नवाब, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की पहली संधि किनके बीच हुई? क्लाइव और सालम के बीच। इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई? क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। कंपनी ने दीवानी किससे प्राप्त किया? तो मुगल बादशाह से। कितने में प्राप्त किया? 23 लाख में। कंपनी ने निजामत किससे प्राप्त किया? तो बंगाल के नवाब से। कौन से दो जिले अवध से लेकर मुगल बादशाह को दिया गया? इलाहाबाद और कड़ा। कंपनी ने अवध के नवाब से युद्ध हार जाने के रूप में कितना वसूला? तो 50 लाख। 50 लाख। कंपनी ने निजामत किससे खरीदा? तो बंगाल के नवाब से। निजामत खरीदा बंगाल के नवाब से। निजामत कितने में खरीदा? तो 53 लाख में। तो जितना भी हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट बना है, सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है। सारा पॉइंट जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, लगभग 10 से प्लस क्वेश्चन बन गया इसी में ही। अब उसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर डिटेल में देखा जाए। तो नेक्स्ट क्लास जो कल होगी वो होगी बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 तक चला था दोस्तों। 65 to 72 बंगाल में द्वैत शासन चला था। इसी द्वैत शासन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा, और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, आपका लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिला है हमारे चैनल को। और जो नए हैं हमारे इस एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये आप लोगों की जो पढ़ाई का यूजी नेट की तैयारी है वो बेस्ट हो तरीके से हो सके, और हम लोगों का, मेरा चैनल का मनोबल बढ़ा रहे, और क्लासेस को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।